पिछले वीडियो में हमने आपको बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिचय वीडियो दिया था। आपने यदि नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने धारा 1 भी आपको बता दी थी कि कहाँ पर ये लागू होती है, कहाँ पर नहीं। अब हम इसको धारा 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें परिभाषाएं, डेफिनेशंस दिए गई हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब न्यायालय कोर्ट के बारे में जानेंगे। न्यायालय में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, इसमें सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट जो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं। इसमें आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें सिर्फ मध्यस्थों के सिवाय छोड़ करके सभी आते हैं। इसके बाद हमारा है अगला खा, जिसे हम बी कह सकते हैं, निश्चायक सबूत। इसको कंक्लूसिव प्रूफ भी कहते हैं। साक्ष्य अधिनियम में जहाँ कहीं भी एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत बताया गया है, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को भी साबित मानेगा एवं ऐसे तथ्य को ना साबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। जब न्यायाधीश को यह प्रतीत हो जाएगा कि ये तथ्य वास्तव में इससे जुड़ा हुआ है, निर्णायक सबूत है, इसी पर इसका निर्णय होना है, तो फिर न्यायालय अपनी विवेक अनुसार समझ जाएगा। फिर हमारा अगला गा, डिस्प्रूव्ड, नासाबित। जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। मतलब न्यायालय में न्यायाधीश या तो उसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करेगा या फिर उसको इस प्रकार समझेगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, एक प्रज्ञावान व्यक्ति। इसका अगला है घा। घा को हम डी भी कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के बारे में बताया गया है। यह बीएनएस सेक्शन 2B में ही बताया गया है। दस्तावेज ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या जिनमें से एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त, वर्णित या अभिलेखबद्ध किया जाता है। इस धारा के अनुसार कोई बात, चाहे वह कागज़ पर, पत्थर पर या किसी अन्य चीज़ पर शब्दों, अंकों अथवा अन्य तरीकों के द्वारा अंकित हो, दस्तावेज कही जाएगी। जैसे वाहन पर लिखा पंजीयन नंबर, अंगूठी पर अंकित नाम आदि। और अब हमारा अगला है साक्ष्य, एविडेंस के बारे में। साक्ष्य शब्द के अंतर्गत आते हैं मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य में समस्त कथन जो न्यायालय के समक्ष गवाही में, बयान में जो लोग करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा दस्तावेजी साक्ष्य भी हैं। न्यायालय के सभी समक्ष जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं वो सब हैं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किए गए दस्तावेज भी इसमें सम्मिलित हैं। साक्ष्य क्या है? साक्ष्य शब्द का अंग्रेजी समानार्थी शब्द एविडेंस, लैटिन शब्द एविडियर है, जिसका अर्थ है स्पष्ट रूप से दर्शित करना या साबित करना। विधि शास्त्री बेंथम के अनुसार साक्षी न्यायालय के आँख एवं कान हैं। खोजी कुत्ते का साक्ष्य, खोजी कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य यद्यपि ग्राह्य होता है, न्यायालय मानती है, परंतु उसे अधिक वजन नहीं होता है। अब हमारा धारा 2 का चा या एफ, फैक्ट, तथ्य के बारे में है। 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक तथ्य और मनोवैज्ञानिक तथ्य। पहले समझते हैं भौतिक तथ्य। ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जैसे टंग, स्मेल, हेयरिंग, साइट, टच। जैसे कहीं कोई मर्डर हुआ है, कार ने गाय को मारा है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ फैक्ट, सूक्ष्म साक्ष्य वहाँ छूट जाएगा। जैसे जीभ से टेस्ट करने पर पता चल जाएगा उन्होंने कुछ खाया था तो क्या खाया था। स्मेल से पता चल जाएगा कि इसको मारा है, जलाया है, तो पेट्रोल या केरोसिन की गंध है। सुना हो किसी व्यक्ति ने कि वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी थी जिसने हॉर्न मारा था।
साइट किसी ने देखा हो, टच करके कोई महसूस कर सकता है, ये भौतिक साक्ष्य, भौतिक फैक्ट है। और मनोवैज्ञानिक तथ्य कोई मानसिक दशा, जैसे कोई पागल व्यक्ति जिसका बोध या जानकारी किसी व्यक्ति को हो, इस प्रकार के फैक्ट जो होते हैं मनोवैज्ञानिक होते हैं। हमारा अगला है धारा 2 का छा, विवादक तथ्य या फैक्ट एंड इशू। फैक्ट एंड इशू जो मेन मुद्दा होता है लड़ाई का, ऐसे कोई भी तथ्य आता है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध से अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया है, या तो एक पार्टी हाँ कहती है, एक इनकार करती है। मतलब जो ऐसे कोई ज़मीन का विवाद है तो का व्यक्ति कहता है ये मेरी है और खा व्यक्ति कहता है ये मेरी है। अब न्यायालय को ये तय करना है कि वो है किसकी, वास्तव में ये मेन विवाद है, इसी को कहते हैं विवादक तथ्य। सिविल एवं दांडिक मामलों में विवादक तथ्य, सिविल मामलों में सीपीसी के आदेश 14 नियम 1 से 7 के अधीन विवादकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया बताई गई है, किंतु दांडिक मामलों में बीएनएस के चैप्टर 20 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप ही विवादक तथ्य है। समझ गए दोस्तों, ये था हमारा फैक्ट एंड इशू के बारे में। सिविल एवं दांडिक मामलों में कैसे काम करता है वो भी स्पष्ट हो गया है। चलिए अब हम आगे इसको विस्तार से, अगला उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। उपधारणा करेगा मे प्रिज्यूम और उपधारणा करेगा यानी सेल प्रिज्यूम। तो जा और ठा में है, न्यायालय या तो तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकता है, ये हो गया मे प्रिज्यूम। सेल प्रिज्यूम, न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है। निर्दोषता की कुछ उपधारणा है। आपराधिक मामले में यह उपधारणा कि इसके विपरीत स्थापित न हो जाए निर्दोष है। यह अक्सर कहा जाता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा झेलने से बेहतर है कि 10 दोषी व्यक्ति बच जाएं। यदि अभियुक्त के दोषी होने के बारे में उचित संदेह का कोई तथ्य नहीं है तो उस संदेह का लाभ उसे मिलना चाहिए। केस सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1957 SC यानी सुप्रीम कोर्ट 637 में बताया गया है विस्तार से निर्दोषता की उपधारणा के बारे में। फिर है इसी का और आगे विस्तार से जो विधि का नियम है, एक बात में मिथ्या तो हर बात में मिथ्या, एक सावधानी का नियम है, जैसे भूसे अनाज और भूसे को अलग करना। वहाँ इस तथ्य के बावजूद कि अन्य आरोपी व्यक्ति अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त पाए गए हैं, तो क्या करेगा, न्यायालय आरोपी को दोषी ठहराने के लिए स्वतंत्र होगी। तो ये हरिश्चंद्र बनाम। अब हमारा अगला है झा, साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड जिसे हम कह सकते हैं, जब तक वह ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित, यानी कोई साक्ष्य है जो भी ना तो साबित है ना साबित है। फिर इसका अगला है हुआ साबित, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि इस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अनुस्तित्व को इतना अति संभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले में परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ये हम बता चुके। टा है सुसंगत यानी रिलेवेंट, इसे हम के भी कह सकते हैं। रिलेवेंट सुसंगतता के बारे में एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के बंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार का तथ्य दूसरे तथ्य से संबद्ध हो। फिर 5 स्वर्ण सिद्धांत हैं। शरद बिरदी चंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1984 एवं हनुमत बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में बताए गए। जिस परिस्थिति में अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है वह पूरी तरह से क्या हो, स्थापित हो, हाँ तभी स्वतंत्र रूप से काम हो पाए। इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। अपराधी के जो भी प्रोसेस हो, परिस्थितिजन्य साक्ष्य
निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति का होना चाहिए। सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर प्रत्येक संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए। अगला और अंतिम है, साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया है। और अंतिम है धारा 2, शब्द एवं परिभाषित नहीं है जो शब्द एवं पद वो BNSS 2023 और IT एक्ट 2000 में परिभाषित है, जिसमें आप देख सकते हैं।